दोस्तों आज हम देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब टाइम हो गया है 2:35 का और वहाँ पर ना ब्रिज टेबल लग गई है। ब्रिज टेबल मतलब जो ताश के पत्तों को खेला जाता है ना, दोनों तरफ कार्ड्स को रखा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि ये घर प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है, तो ऐसा इसकी प्रोग्रामिंग में फीड किया हुआ था कि 2:35 के ऊपर टेबल आएगी, ताश के पत्ते आएंगे वहाँ पे। इस टाइम घर के जो लोग हैं वो ताश खेला करते होंगे, इस वजह से वहाँ पर टेबल आ गई, ताश के पत्ते आ गए। और साथ में रिफ्रेशमेंट्स भी हैं, खाना पीना भी है। रिफ्रेशमेंट में वहाँ पर होती है मार्टिन। दोस्तों मार्टिन एक तरह की कॉकटेल होती है, ड्रिंक होती है, और साथ में होते हैं एग सैंडविचेस। तो रिफ्रेशमेंट्स आ गई हैं, म्यूज़िक भी बजने लगा है वहाँ पर, लेकिन वो टेबल खाली थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था कार्ड्स को खेलने के लिए। घर में कोई है ही नहीं तो भला ताश के पत्ते कौन खेलेगा। शाम के 4 बजे वो टेबल बड़ी बड़ी तितलियों की तरह से उड़ के वापस अपने पैनल्स में चली जाती है। ताश के पत्तों का टाइम ख़त्म हो गया तो वापस वो टेबल अपने पैनल्स में चली गई। अब टाइम हुआ है 4:30 बजे का, और दोस्तों 4:30 बजे बच्चों के खेलने का टाइम होता है। ये पूरा पैराग्राफ है कहानी में जिसमें बताया गया है कि किस तरह का वो रूम है बच्चों का, और आखिर में आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है इट वॉज द चिल्ड्रंस आवर। ये बच्चों का घंटा था, इस घंटे बच्चे खेला करते थे। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। 4:30 बजे बच्चों के लिए बनी हुई नर्सरी की दीवारें ग्लो करने लग जाती हैं, चमकने लग जाती हैं। दोस्तों नर्सरी का मतलब यहाँ पर है जो बच्चों के लिए रूम होता है, और वहाँ पर उस कमरे में येलो जिराफ आ गया, ब्लू लायंस आ गए, पिंक एंटीलोप्स आ गए। एंटीलोप इस तरह का जानवर होता है, और वहाँ पर लाइलैक पैंथर्स भी हैं। पैंथर देखो ऐसा होता है, तेंदुआ, और इस पैंथर का जो रंग है ना वो लाइलैक है। लाइलैक पर्पल कलर होता है, तो पैंथर पर्पल कलर का है। और वो सभी जानवर उछल कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और उस कमरे में जो दीवारें बनी हुई है ना दोस्तों, वो शीशे की बनी हुई हैं, और वो सारे के सारे जानवर वेल ऑयल्ड स्प्रॉकेट से चल रहे हैं। वेल ऑयल्ड का मतलब है कि जो मशीनरी है वो काफ़ी स्मूथ है, अटक नहीं रही, वो स्मूथली चल रही है, आराम से बढ़िया चल रही है। और स्प्रॉकेट्स कहते हैं जो गेयर के जैसा मैकेनिज्म होता है, इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है ना उसको कहते हैं। तो इस मैकेनिज्म से वो जानवर उछल कूद रहे हैं, चल रहे हैं। और ज़मीन जो थी ना उस रूम की, वहाँ पर ऐसे था जैसे घास लगी हुई हो, मतलब पूरी जंगल वाली फीलिंग थी वहाँ पर। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ज़मीन पर एल्युमिनियम के बने हुए कीड़े भी हैं, लोहे के बने हुए क्रिकेट यानी झिंगूर कीड़ा भी है, वहाँ पर घूम रहा है झिंगूर कीड़ा। तितलियाँ भी हैं वहाँ पर। दोस्तों उस कमरे को रियलिस्टिक बनाने के लिए वहाँ पर जानवरों की स्मेल को भी छोड़ा गया है। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने 4DX सिनेमा के बारे में सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने फिल्म देखी भी होगी। इसमें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई धुएं वाला सीन है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है वहाँ से, तो जो सिनेमा हॉल है ना वहाँ पर भी धुआं आएगा, धुएं का इफेक्ट आएगा। कहीं पर अगर मान लो सीन पानी वाला है तो पानी की छींट आएंगी हल्की हल्की आपके ऊपर। कहीं पर कोई एक्शन सीन होता है तो सीट वाइब्रेट होने लगती है, हिलने लगती है। कोई हवा का सीन है तो आपकी सीट के ऊपर हवा पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की जाती है। पानी, धुआं और हवा सब आता है वहाँ पे। तो हमारे जो राइटर थे ना, उन्होंने 1950 में इस तरह का 4DX सिनेमा इमेजिन कर लिया था। आप सोच कर देखो, उन्होंने जो बच्चों का रूम बनाया यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। रियलिस्टिक बनाने के लिए वहाँ पर अलग अलग चीज़ें की गई हैं। हालांकि वो सब एक मशीन ही है, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल रियल है। और दोस्तों वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ थी ना वो आवाज़ कर रही थी बिज़, और वहाँ पर सुस्त लायन, लेजी लायन वहाँ पर गुर्रा रहा है। और वहाँ पर ओकापी के पैरों की थपथपाहट भी है। ओकापी इस तरह का जानवर होता है, तो ये जब चलता है ना तो इसके पैरों की धप 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 की आवाज़ भी है वहाँ पर। और रिम झिम बारिश भी हो रही है उस जंगल में। बारिश की भी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, और सूखी घास पर बारिश का पानी गिर रहा था हल्का हल्का। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे मानो वो दीवारें बहुत 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 दूर हो गई, बहुत फैल गई दीवारें, कमरा बड़ा हो गया और बहुत बड़ा जंगल बन गया। और वो जो जानवर थे ना वो भी टहलने लगे, अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगे। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पानी वानी पीने के लिए चला जा रहा है। और ये पूरा 1 घंटा था बच्चों का, जहाँ पर वो जंगल में खेल सकते थे, मज़े कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से उस रूम को ट्रांसफॉर्म किया गया था जैसे मानो वो पूरा असली जंगल हो, एकदम रियल हो। अब बजते हैं शाम के 5, नहाने का टाइम हो गया। तो बाथरूम में साफ गरम गरम पानी भर गया था। 6, 7, 8 बजे शाम को खाने की तैयारी हुई।
और वो जो डिशेस थी ना, उनको इतने अच्छी तरह से हैंडल किया जा रहा था, इतनी अच्छी तरह से उनको खाना पकाया जा रहा था उन डिशेस में, जैसे मानो जादू हो रहा हो वहाँ पर। बहुत स्मूथली सारा काम हो रहा था, बहुत स्मूथली रात का खाना पक रहा था। अब दोस्तों, रात के खाने के बाद टाइम होता है स्मोकिंग का। तो एक मेटल के स्टैंड में सिगार को जलाया गया था। देखो, सिगार को जलाने में ना टाइम लगता है। सिगरेट तो फौरन जल जाती है, लेकिन सिगार को जलाने में थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। अब ये मत सोचना है कि सर भी स्मोकिंग करते होंगे, सर तो बड़े एक्सपर्ट हैं। आपके सर चाहे कुछ करें या ना करें, उन्हें पता सब कुछ है। एक बार और समझा रहा हूँ आपको, खाना तैयार हो गया, खाने का टाइम है, और इसी दौरान वहाँ पर सिगार भी जल रहा है। और सिगार को इसलिए जला के तैयार किया जा रहा है क्योंकि उसको टाइम लगता है जलने में। और इस तरह की व्यवस्था है, मतलब जैसे कोई खाना खाए और खाना खा के फ़ौरन आके सिगार उसको तैयार मिल जाए, टाइम ना लगे उसको सिगार जलाने में और तैयार करने में। तो सिगार की तैयारी करी जा चुकी थी। अब बजे हैं रात के 9, और दोस्तों बेड में ना सर्किट्स लगे हुए थे अंदर, और वो सर्किट्स जब गर्म होते थे तो बेड भी गर्म हो जाया करता था। देखो, रात में ना बड़ी ठंड रहती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो काफ़ी ठंड रहती है रात में। तो बेड में सर्किट्स लगे हुए थे ताकि वो सर्किट्स गर्म हो और बेड जो है वो गर्म हो जाए, ठंड ना लगे हमें। तो रात के 9 बजे वो सर्किट्स भी गर्म हो गए बेड को गर्म करने के लिए। रात को 9:05 पर छत से आवाज़ आई, मिसिस मैकलेलन, आज शाम आप कौन सी पोएम सुनना पसंद करेंगी? लेकिन वहाँ पर तो मिसिस मैकलेलन थी ही नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ पर, कोई क्या ही जवाब देता। तो कोई भी आवाज़ नहीं थी, घर में एकदम सन्नाटा था, शांति थी। अच्छा, आज के ज़माने में ना हम लोगों के पास में है एलेक्सा। हम बोलते हैं ना कि एलेक्सा कोई गाना सुनाओ, पोएम सुनाओ, और एलेक्सा आपको सुना देगी गाना, या जो कहोगे वो सुना देगी। बिल्कुल ऐसी उस घर में ना एक सेपरेट छत बनी हुई थी पढ़ाई के लिए, और वहाँ से उस छत से वो आवाज़ आई कि कौन सी पोएम सुनना पसंद करोगी। अब जब थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, जवाब नहीं आया, तो फिर वो आवाज़ कहती है, क्योंकि आपने कोई पोएम नहीं बताई तो मैं रैंडमली कोई सी भी पोएम को प्ले कर देती हूँ। आपकी फेवरेट सारा टीसडेल की पोएम सुना देती हूँ। अब मेरी बात समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, कहानी की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि एक पोएम थी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, उसको लिखा था सारा टीसडेल ने, और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1918 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। आपको बता दूं कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तब यह पोएम पब्लिश हुई थी। उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद इस कहानी को पब्लिश किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पोएम पब्लिश हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहानी पब्लिश हुई, दोनों का टाइटल सेम था। ये जो घर पोएम सुनाएगा ना, अब ये सारा टीसडेल की देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स ओरिजिनल पोएम को सुनाएगा। तो पोएम शुरू होती है, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pool singing at night, and wild plum trees in trimless white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire, and not one will know of the war, not one will care at when it is done. Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. तो बारिश होती है, माटी में से खुशबू उठती है, सूंधी सूंधी, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, गोल गोल चक्कर लगाती हैं और गाना गाती हैं, और मेंढक भी बारिश का स्वागत करते थे, गाना गाते थे रात में। और यहाँ तक कि जो पेड़ है ना, वो भी बारिश में झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पेड़ भी मगन है। रॉबिन चिड़िया के पंख चमकते हैं, और रॉबिन चिड़िया भी गाना गाती है। और किसी को लड़ाई के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि लड़ाई कब हुई, कैसे हुई, कब ख़त्म हो गई, पता ही नहीं लगेगा। जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर कोई परवाह ही नहीं करेगा, किसी को कोई फिक्र ही नहीं होगी, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, न चिड़िया को, न जानवरों को, ना ही पेड़ पौधों को। अगर इस दुनिया में मानव जाति ख़त्म हो जाए, इंसान ख़त्म हो जाए, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मतलब दुनिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इंसान के होने या ना होने से। और जो स्प्रिंग सीज़न है ना, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंसान के ना रहने से। तो कुल मिलाकर इस पोएम का कंक्लूजन क्या निकल कर आया है कि इंसानों से दुनिया को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इंसान अगर दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बढ़िया रहेगी दुनिया एकदम। और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश को, सब लोग बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया यूटोपिया को दिखाया गया है। आपको याद होगा खाने के बाद सिगार को जलाया गया था पीने के लिए, लेकिन घर में तो कोई है ही नहीं सिगार पीने को, तो वो सिगार जल के राख हो गया, और वहाँ पर रखी कुर्सियाँ भी खाली थीं,
कोई नहीं आया सिगार पीने के लिए, कुर्सियां भी खाली हैं और वो सिगार जल के राख हो गया और म्यूजिक भी बज रहा था वहां पर। अब बजेंगे रात के 10। एट 10 o'clock द हाउस बिगैन टू डाई। इसका मतलब ये है कि सोने का टाइम हो गया और घर की जो एक्टिविटीज है ना वो भी धीमे धीमे रुक गई, धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई, घर भी सोने वाला है। दोस्तों ये पूरी कहानी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से इन लाइन्स को सुनना और इनको नोट डाउन भी करना। इसमें बताया गया है कि घर में आग कैसे लगी, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इन लाइन्स को। द विंड ब्लू, तेज हवा चल रही थी। अ फॉलिंग ट्री बो क्रैश थ्रू द किचन विंडो। तो हवा चलने की वजह से क्या हुआ, एक पेड़ की ब्रांच टूट गई, शाखा टूट गई और वो टूट के किचन की खिड़की पर गिर गई। क्लीनिंग सॉल्वेंट बॉटल शैटर्ड ओवर द स्टोव। दोस्तों क्लीनिंग सॉल्वेंट एक तरह का केमिकल होता है जो गंदगी को साफ करने के लिए यूज होता है। जो भी केमिकल आप लोग मंगाते हो घर में किचन वगैरह को साफ करने के लिए, उसमें ये होता है क्लीनिंग सॉल्वेंट। और ये जो केमिकल है ये फ्लेमेबल होता है, मतलब आग को पकड़ लेता है बहुत जल्दी। इसमें आग लगाओगे ना फौरन पकड़ लेगा। तो इस क्लीनिंग सॉल्वेंट की बॉटल गैस के चूल्हे के ऊपर गिर गई और टूट गई गिर के। द रूम वॉज अब्लेज इन एन इंस्टेंट। और जैसे ही वो क्लीनिंग सॉल्वेंट गिरा गैस के चूल्हे पर, फौरन आग लग गई, पूरे किचन में आग फैल गई। एक बार और समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से मेरी बात समझो क्योंकि ये लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि आपको ये समझ में ना आए। हवा चल रही है, ठीक है, हवा चलने की वजह से क्या हुआ, एक पेड़ की जो शाखा थी, ब्रांच थी, वो टूट गई और वो टूटकर किचन की खिड़की के ऊपर पड़ी और वहां पर क्लीनिंग सॉल्वेंट की बॉटल रखी हुई थी जो गिर गई, गैस स्टोव के ऊपर टूट गई और टूटने की वजह से आग फैल गई पूरे कमरे में, पूरे किचन में। तो इस तरह से घर में आग लग जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के पार्ट्स में कहानी को कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आपको देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स के आगे की कहानी सुननी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो। ये 3rd पार्ट है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स का। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।